हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं अभिषेक जन आपका स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। तो कल दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर हमारा 5 था वो हमने स्टार्ट कर दिया था। ये अभी भी मैंने करेक्ट नहीं कर पाया, सॉरी क्षमा चाहेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर का 5 है, ठीक है। 5 नंबर का चैप्टर है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कल लगभग 1 घंटे की क्लास ली थी जिसमें हमने काफ़ी हद तक कवर करने की कोशिश की थी। चलिए आज भी हम लोग अपना टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। कल मैंने अमीटर का आपको पूरा सब कुछ बता दिया था। अब आज हम लोग वोल्टमीटर पढ़ेंगे, ठीक है, कि वोल्टमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है। चलिए देखिए, कल लगभग हमने 9 पेजेस कंप्लीट कर लिए थे। अब आप सभी लोगों को पता है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? वोल्टेज नापने की एक डिवाइस है। वोल्टमीटर एक्चुअल में एक वोल्टेज नापने की डिवाइस होती है। देखिए यही लिखा है कि किसी भी सर्किट में वोल्टेज नापने के लिए प्रयुक्त डिवाइस का नाम वोल्टमीटर होता है। अब वोल्टमीटर के रूप में आपको मैंने पढ़ाया कि मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वोल्टेज नापने के लिए मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट अथवा अन्य प्रकार के भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल टाइप होता है, मगर अगर बेसिक बात करें तो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। और मूविंग आयरन का इस्तेमाल करंट मेजरमेंट करने में किया जाता है। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए ध्यान रखेंगे सर्किट में हमेशा आपका मान लो कोई सर्किट है तो सर्किट के हमेशा पैरेलल में वोल्टमीटर को कनेक्ट किया जाएगा। तो देखिए यही बात लिखी है कि वोल्टेज नापने के लिए सर्किट के पैरेलल में वोल्टमीटर लगाया जाता है। मूविंग कॉइल यंत्र अपने रेजिस्टेंस एवं प्रवाहित धारा के गुणनफल के द्वारा। अब मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें वोल्टेज आपको कैसे मिलेगा? वोल्टेज कैसे मिलेगा? जितनी करंट उसमें फ्लो हो रही है और जितना उसका रेजिस्टेंस है उसके गुणनफल के द्वारा ही आपको क्या मिलेगा? वोल्टेज। तो वोल्ट मीटर में से फ्लो होने वाली करंट का मान न्यूनतम होना चाहिए, अन्यथा इसके कारण लोड धारा प्रवाहित हो जाती है। इसलिए वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए। जो वोल्ट मीटर आपको पता था, मैंने कल बताया, आइडियल कंडीशन में अमीटर के रेजिस्टेंस का मान 0 होता है। आइडियल कंडीशन की बात करें तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, अमीटर का जो रेजिस्टेंस का मान होता है, वो कितना होता है? 0 मानते हैं। और वोल्ट मीटर में क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा हाई मानते हैं, इन्फिनिटी मान के चलिए। आप इन्फिनिटी तो नहीं होता, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। अब आता है मूविंग कॉइल वोल्टमीटर के परास का विस्तारण, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। चलिए अब हम देखते हैं कि मूविंग कॉइल वोल्टमीटर की एक्सटेंशन रेंज क्या है और कैसे काम करती है। तो देखिए, एक मान लीजिए मौलिक वोल्टमीटर का उपयोग वोल्टेज मेजरमेंट में ही किया जाता है। एक मौलिक वोल्टमीटर का उपयोग वोल्टेज मेजरमेंट में किया जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक मीटर कॉइल का एक स्थिर, हर एक मीटर की कॉइल का एक स्थिर रेजिस्टेंस होता है। जब भी इसमें से करंट फ्लो होगी तो जो भी रेजिस्टेंस का पॉइंट है उस पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। भाई आपको पता है कि जब भी जो रेजिस्टेंस के पॉइंट पर आप करंट दोगे तो वोल्टेज में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो ओम के नियमानुसार वोल्टेज क्या है? करंट और रेजिस्टेंस के समानुपाती होती है। करंट और रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मान लीजिए कोई उदाहरण के लिए मेरे पे एक इंस्ट्रूमेंट है 0 से 1 मिली एम्पियर का, जिसके कॉइल में रेजिस्टेंस है 1000 ओम। तो जब कॉइल में से 1 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी और पूर्ण विक्षेप मान दर्शाएगा तो कॉइल के सिरों पर जो वोल्टेज आएगा लगभग 1 वोल्ट आएगा। और यदि इसके मान की आधी धारा प्रवाहित हो, यदि इसके मान की आधी धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा? भाई आधी धारा प्रवाहित करोगे तो कर दो, इससे भी आधी आपको क्या मिलेगी? इससे भी आधी आपको मिलेगी वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे? देखिए ये रहा, ये क्या करा, एक क्या लगाया आपका? वोल्टमीटर। मगर और ये इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है, ये इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 1000 ओम। तो ये देखिए, अगर फुल डिफ्लेक्शन मान लो दर्शाता है 1 मिली एम्पियर तो कंडीशन क्या आती है वो आपको बताई गई है। चलिए अब देखिए, ये देखा जा सकता है कि कॉइल के सिरों पर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज कॉइल में प्रवाहित धारा के, तो कॉइल के सिरों पर जो वोल्टेज उत्पन्न हुआ है अब वो किसके समानुपाती हो जाएगी? जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे, जैसे जैसे करंट 1 एम्पियर थी तो वोल्टेज 1 एम्पियर, करंट हुई 0.5 तो आपका वोल्टेज भी 0.5 हो गया, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉइल में से प्रवाहित होने वाली धारा कॉइल पर आरोपित वोल्टेज के समानुपाती होती है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से बस क्लियर होनी चाहिए, सिर्फ इतनी चीज़। उदाहरण के लिए उपरोक्त उदाहरण में से 1 मिली एम्पेयर विक्षेप से जो अधिकतम वोल्टेज मापी जाती है, यानी कि मानो कि 1 मिली एम्पेयर का विक्षेप दर्शाए तो इससे जितनी वोल्टेज मापी जा सकती है वही 1 वोल्ट कहलाएगी। वास्तविक व्यवहार में 1 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज मापन की आवश्यकता पड़ेगी। भाई 1 वोल्टेज नापने की आवश्यकता है नहीं, मुझे 1 से ज़्यादा वोल्टेज नापना है, तो इसके लिए वोल्ट मीटर की रेंज का विस्तारण करना पड़ेगा। अब वोल्ट मीटर की रेंज आप किस तरह से बढ़ाएंगे? तो वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने, देखो अमीटर की रेंज मैंने कैसे बढ़ाई थी, अमीटर के शंट में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मगर यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर की कॉइल के सीरीज में एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस जोड़ूंगा, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ मैंने एक शंट में रेजिस्टेंस लगा दिया, अब मैं यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, जिसे कि हम मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस या फिर वोल्ट मीटर गुणांक कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखनी है। अब बात आती है मल्टीप्लायर रजिस्टर की, ठीक है, कि मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है। क्योंकि एक मौलिक वोल्टमीटर क्या है, जो नॉर्मल वोल्टमीटर है वो बहुत ही कम वोल्टेज नाप सकता है। एक कॉइल रेजिस्टेंस के तौर पर IM वोल्टेज ड्रॉप होगा। मानो एक कॉइल है, उसका कुछ रेजिस्टेंस है तो उस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे IR होंगे। अगर मीटर का है तो IM RM वोल्टेज ड्रॉप होगा।
अब इसके मापन के लिए इस मीटर की सीरीज में अगर मैं एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं, इस मीटर की सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं, तो इसे जोड़ने से वोल्ट मीटर की रेंज में कुछ विस्तार किया जा सकता है। मान लो यदि एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस मैंने आर मल्टी जोड़ दिया, ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा RMULT को मीटर रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए तो मीटर करंट को 1 मिली एम्पेयर तक सीमित किया जाता है। तो जो मीटर की करंट है उस करंट को तो मैंने 1 मिली एम्पेयर तक सीमित कर दिया, 1 मिली एम्पेयर तक सीमित कर दिया, कोई अच्छी बात है। इसलिए मीटर रेजिस्टेंस और मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, अब सीरीज में तो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सीरीज में तो दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। तो देखिए आप क्या कहेंगे, अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा, टोटल रिएक्टेंस अपॉन टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन करंट। तो देखिए टोटल जो आपका था, सॉरी टोटल वोल्टेज, वोल्टेज कितना था 10 वोल्ट अपॉन 0.001 मिली एम्पीयर करंट, यानी कि 10,000 ओम का आपको रेजिस्टेंस चाहिए। अब देखिए 1000 ओम तो आपके मीटर का था, 1000 ओम तो आपके मीटर का था ही था। अब 1000 आप सॉरी हाँ 1000 आपकी मीटर का था, 10,000 आपको चाहिए तो 1000 माइनस करेंगे तो 9000। अतः वोल्ट मीटर 1 मिली एम्पियर 1000 ओम का है मान लिया। और अगर 0 से 10 वोल्ट की माप सकता है, क्योंकि पूर्ण पैमाना विक्षेप के लिए 10 वोल्ट आरोपित, आपको फुल डिफ्लेक्शन चाहिए तो 10 वोल्टेज आरोपित करना ही पड़ेगा। परंतु मीटर स्केल रिकैलिब्रेशन 0 से 10 वोल्ट हो सकता है, अथवा यदि स्केल का प्रयोग किया जाता है तो सभी पाठ्यांक 10 से गुणा करने पड़ेंगे। अब मान लो अपन नॉर्मल स्केल पे आपको नापना है तो आप क्या करोगे, हर पॉइंट देखिए ये 10 वोल्ट तक है मान लो, अथवा यदि स्केल का प्रयोग किया जाता है इसी स्केल का, तो हम लोग क्या करेंगे हर वैल्यू को 10 से, एक को 10 से, तो ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ये हो जाएगा इस तरह से। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब क्या होगा, जिससे मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, जिससे मैं अपनी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए प्रस्तावित वोल्ट मीटर की रेंज क्या है कि आपको किस रेंज तक बढ़ाना है, अब V अपॉन मूविंग कॉइल के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, अब VM, ठीक है। तो जो मूविंग कॉइल में ऑलरेडी रेजिस्टेंस ऐड है उसकी वजह से ही तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसका आ जाएगा VM। चलिए सो यानी कि टोटल आपका फॉर्मूला क्या हुआ, V/VM। और आपको ये पता है कि मल्टीप्लाई फैक्टर द्वारा मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस की गणना करने पर R मल्टीप्लाई क्या आया था, FMF -1 इंटू RM। आपको अच्छा कल अमीटर वाला फॉर्मूला याद है क्या, अमीटर वाला फॉर्मूला क्या था, RM अपॉन M, और M क्या था IM अपॉन I। कल ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो आज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई इज इक्वल टू MF -1 इंटू RM, MF -1 इंटू RM। अच्छा नीचे वाली चीज आप ध्यान रखेंगे V/VM यानी कि MF की जगह मैं V/VM रखूंगा। अब मान लेते हैं एक प्रश्न आता है, किसी उपकरण पर 1 मिली एम्पियर पर जो कॉइल का रेजिस्टेंस है 1000 ओम है। अब 100 वोल्ट मापने के लिए किस मान के मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए फॉर्मूला मुझे पता है किस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है MF -1 इंटू RM। MF कैसे निकालूंगा, V/VM। तो एक्चुअली में कितना वोल्टेज था, एक्चुअली में देखिए V/VM। अब आपको V तो पता है मगर VM कैसे निकालेंगे, IM इंटू RM। I कितना है 1 मिली एम्पियर और RM है 1000 ओम, तो इससे मेरा 1 वोल्ट आ गया VM, ठीक है, 1 वोल्ट आ गया VM। तो V/VM करूंगा यानी कि 100 रेंज तक, 100 वोल्ट तक मुझे इसको बढ़ाना है, तो 100/1 करूंगा तो 100 आ गया। तो देखिए MF की जगह मैंने 100 रखा, 1 की जगह 1 और RM की जगह 100 रखा, 1000 रखा सॉरी। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 99,000। टोटल आपको 99,000 ओम का एक मल्टीप्लाइंग रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तभी आप 100 ओम तक नाप सकते हो। तो आप ये समझ रहे हो क्यों लगा रहे हैं, 100 वोल्ट तक की वैल्यू नापने के लिए आपको जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा रहे हो आप हाई रेजिस्टेंस, वो 99,000 ओम तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 99,000 ओम। और सीरीज में देखा था आपने शंट में रेजिस्टेंस कितना कम लगा रहे थे, बहुत ही कम वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगा रहे थे हम लोग। ध्यान रखेंगे सीरीज में जो शंट रेजिस्टेंस अमीटर में जो शंट रेजिस्टेंस लगेगा वो कम ओम का होगा, और वोल्टमीटर में जो सीरीज रेजिस्टेंस लगेगा वो हाई वैल्यू का होगा। ये चीज ध्यान रखेंगे। सेम चीज अब अगर ये बोलता है कि मल्टी रेंज वोल्टमीटर, तो आपको पता है अनेक प्रकार के उपकरणों में 1 वोल्ट के कुछ 10 भाग से लेकर सैकड़ों और हजारों वोल्ट तक वोल्टेज मापने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सीरीज में वोल्टेज लगा रहे थे ना उसकी अलग अलग रेंज बना दो। भाई एक 10 वोल्ट देखो, मानो कि अगर मैं इस सीरीज कॉइल को कनेक्ट करूंगा तो 10 वोल्ट नापेगा, इसको कनेक्ट करूंगा तो 100 वोल्ट नापेगा, और यदि ये कॉइल कनेक्ट करूंगा तो 1000 ओम नापेगा, ये कॉइल कनेक्ट करेंगे तो 1000 ओम नापेगा। ये आप चीज समझ गए। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपको चाहिए आपको पता है ना मल्टी रेंज वोल्टमीटर क्या होता है, यानी कि एक ही वोल्टमीटर को मैं बहुत सारी रेंजेस में नाप सकूं, तो ये होता है मल्टी रेंज वोल्टमीटर। देखिए ये इसका एक शंट लगा रखा है, ये इसका शंट बॉक्स होता है। जब आपको जो भी पॉइंट चाहिए उस पॉइंट से कनेक्ट कर दो, जो भी आपको पॉइंट चाहिए और जब भी चाहिए उस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। सो एक मल्टी रेंज वोल्टमीटर में अनेक प्रकार के मल्टीप्लायर सर्किट होते हैं। एक मल्टी रेंज वोल्टमीटर में अनेक मल्टीप्लायर सर्किट होते हैं जिन्हें मीटर के साथ सीरीज में, जो आपका मीटर है उसके साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। इन्हें एक परास स्विच का उपयोग, यानी कि एक सिंगल रेंज स्विच का उपयोग करके एक विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकों के वांछित परास के लिए ऑपरेट किया जा सकता है।
सो ये था आपका मल्टी रेंज वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर आप पूरा समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्जन। मान लो कि मेरे पास अमीटर है तो मैं वोल्टमीटर में उसका कन्वर्जन किस प्रकार कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। जब एक मूविंग कॉइल मीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए करते हैं, मान लो कभी भी एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मूविंग कॉइल मीटर का इस्तेमाल हम लोग करंट मेजर करने के लिए करते हैं, तो उसका पॉइंटर घूमता है, जिससे मुझे क्या पता पड़ता है कि अमीटर के समान कार्य कर रहा है, अमीटर के समान कार्य कर रहा है। अब इसके लिए मूविंग कॉइल मीटर के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है अमीटर को क्या है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और एक अमीटर मापक यंत्र को वोल्टमीटर में सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, देखो जस्ट आपको मूविंग कॉइल अमीटर है, अमीटर के सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर दो। तो जैसे ही आप हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो ओम के नियमानुसार इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा है, अब जो इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होगी और जो इसका रेजिस्टेंस है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं वोल्टेज ले सकता हूं, तो ये मुझे वोल्टेज शो करेगी। इसके विपरीत वोल्टमीटर को अमीटर में, अब मान लो अगर वोल्टमीटर को अमीटर में आपको परिवर्तित करना है, तो ये भी एक बहुत ही सरल कार्य है। क्या करेंगे, वोल्टमीटर के पैरेलल में मैंने एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगा। अब अगर ये जो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस मैंने ऐड करा है, तो सारी करंट यहीं से फ्लो होगी, तो वो रेजिस्टेंस के बाद आप अमीटर कनेक्ट कर दो, ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद आप मीटर कनेक्ट कर दो, वो मुझे करंट दिखा देगा, तो ओम के नियमानुसार इसके आर पर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप इसमें से प्रवाहित होने वाली करंट को प्रदर्शित करता है। अतः इस प्रकार सरलता से अमीटर को वोल्टमीटर में और वोल्टमीटर को अमीटर में, तो आप समझ गए ना वोल्टमीटर को अमीटर में कैसे बदलना है, और अमीटर को वोल्टमीटर आप दोबारा पढ़ेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि किस प्रकार अमीटर को वोल्टमीटर में और वोल्टमीटर को अमीटर में बदला जाता है। ध्यान रखें, नोट विशिष्ट बिंदु क्या है, किसी अमीटर के पैरेलल क्रम के संयोजित हेतु किए जाने वाला शंट गुणक या मल्टीप्लायर। अच्छा, मैं आपको बताया था अमीटर के जो पैरेलल में लगाया जाता है उसे क्या कहता है, मल्टीप्लायर कहा जाता है। और फुल पैमाना क्या होता है, फुल स्केल डिफ्लेक्टर, जिसे हम FSD के नाम से भी संबोधित करते हैं। सो इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, आप चीज़ ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल की तरफ बहुत कम ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपन थ्योरी पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अभी मान लो सेंसिटिविटी क्या होती है, सुग्राहिता, यानी कि कोई भी मीटर कितना सेंसिटिव रेंज दे रहा है, कितनी सेंसिटिव आपको रीडिंग दे रहा है, कितना जल्दी दे रहा है, ठीक है। किसी वोल्टमीटर के लिए उसके रेजिस्टेंस तथा वोल्टेज माप सीमा का अनुपात, यानी कि कोई भी वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस और उसके वोल्टेज की माप सीमा का अनुपात, यानी कितना वोल्टेज वो माप सकता है, उसी का अनुपात सुग्राहिता। मानो कि वोल्टेज की कोई माप सीमा है 0 से 100 वोल्ट। अब मैं कितना उसमें अंदर सीरीज में रेजिस्टेंस लगाऊं जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन को वोल्टेज शो करे। तो यहाँ वोल्टमीटर रेजिस्टेंस से आशय यंत्र की कुंडली का प्रतिरोध, जो यंत्र की कुंडली उसका प्रतिरोध तथा उसके सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस का गुणक का योग है। अब जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो मीटर का रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टेंस आपने ऐड किया, उन दोनों का सम ही वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो ये हो गई आपकी वोल्ट सेंसिटिविटी। अगर आपसे सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पूछ ले वोल्टमीटर की, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लिख के आना है या लगा के आना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए, चलिए अब कुछ देखते हैं हम चीज़। एक न्यूमेरिकल है जो कि देखना आवश्यक है। यदि 5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लो किसी अमीटर का रेजिस्टेंस है 5 ओम और मूविंग कॉइल पे इसका 1 मिली एम्पेयर पड़ रहा है, और इसे विक्षेप दर्शाता है, फुल पैमाना विक्षेप 0 से 5 ओम तक बढ़ाना है, तक पढ़ने के लिए वोल्टमीटर में परिवर्तन करने के लिए कितना सीरीज रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा और वोल्टमीटर की सुग्राहिता। अब इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछ ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, मुझे पता है रेजिस्टेंस मेरा 5 ओम है और जो यंत्र की करंट है वो 1 मिली एम्पेयर है, तो आवश्यक वोल्टेज मुझे 5 वोल्ट चाहिए। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला होता है R = RM, या जो आप FM जो कुछ भी कहते हैं RM m-1। तो RM का मान मुझे पता है, कैसे निकालना है मुझे, देखिए RM का मान आपको दे रखा है 5 ओम। RM का मान आप क्या दे रखा है, 5 ओम दे रखा है, आपको पता है। चलिए मैंने क्या निकाल लिया, RM का मान 5 ओम। चलिए अब देखिए M का मान V/Vm होता है, M का मान क्या होता है, V/Vm होता है। तो M का मान देखिए, Vm तो मुझे पता नहीं है, तो Vm कैसे निकालूंगा, Im × RM करके मैंने V निकाल लिया, तो V आ गया। अब V/Vm करके M निकाल लूंगा मैं, तो देखिए RM की जगह RM, M की जगह क्या रखेंगे आप, 1000 - 1 तो 999 आएगा। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 4995 आंसर आ गया। अब सुग्राहिता में इसमें क्या होता है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ध्यान रखना टोटल आएगा, यानी कि जो ये जो 5 ओम है मीटर का रेजिस्टेंस ये, और जो आपने सीरीज रेजिस्टेंस निकाला वो देखिए 5 + 4999, और वोल्टमीटर कितना बनाना है आपको, 5 वोल्ट तक का, तो 5 वोल्ट। अब टोटल इसे लिखेंगे तो क्या आएगा, 1000 ओम पर वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट के लिए 1000 ओम की आवश्यकता पड़ रही है।
इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसकी सेंसिटिविटी इतनी होगी, इसकी सेंसिटिविटी इतनी होगी। तो एक अच्छे वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस, अगर आपको वोल्टमीटर लगाना है तो उसका रेजिस्टेंस उच्च होना चाहिए, अर्थात उसकी ओम पर वोल्टेज सुग्राहिता का मान, उसकी सेंसिटिविटी बहुत बहुत हाई होनी चाहिए, तभी उसके लिए गए माप यथार्थ यानी कि एक्यूरेट होंगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अनंत प्रतिरोध वाला रेजिस्टेंस ही यथार्थ माप। अच्छा, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए लगभग आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन माने तो अमीटर का रेजिस्टेंस होता है 0 और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी। ध्यान रखेंगे, ये एक आइडियल कंडीशन है। अगली चीज है कि लोडिंग इफेक्ट ऑफ वोल्टमीटर इन सर्किट। ठीक है, अब अगर सर्किट के ऊपर हम लोग लोडिंग लगा देंगे तो ये चीज़ क्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यानी कि बेसिक नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे घबराने की बात नहीं। सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखो, वोल्टमीटर का लोडिंग प्रभाव क्या होता है छोड़ो, ये मुख्य रूप से वोल्टमीटर की कम सुग्राहिता के कारण होता है। यानी कि अगर वोल्टमीटर की सुग्राहिता कम है, अगर सुग्राहिता कम है तो इस पर लोडिंग प्रभाव ज़्यादा होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, जिंदगी का नाम आगे बढ़ते रहो। चलिए, अब आता है आपके सामने ओम मीटर की। ओम मीटर कैसा होता है और ये किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, ओम मीटर एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है, और अच्छी डिवाइस तो है क्यों, ओम मीटर नापता है आपका प्रतिरोध। ठीक है, आर, ये नापता है रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए। आप सभी ने देखा होगा, आई होप जो ITI वाले स्टूडेंट है इन्होंने अभी तक ओम मीटर देख लिया होगा। तो ओम मीटर रेजिस्टेंस की गणना करने वाली एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डिवाइस है, जो कि आप अगर डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस दिखाएगा, डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस दिखाएगा। इस यंत्र की परिशुद्धता काफ़ी कम होती है। ये जो आपका डिवाइस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी परिशुद्धता थोड़ी सी कम होती है, ये एक्यूरेट मान नहीं दर्शाता है आपको। चलिए, ये चीज़ सही है। यद्यपि परिशुद्धता कम होना, ये जो आपकी परिशुद्धता कम है, यंत्र की क्षमता को प्रभावित नहीं करता। भले थोड़ा एक्यूरेट यानी कि 5 ओम की जगह आपको 4.99 या फिर आपको 5.1 आंसर दे रहा है, तो इससे इसकी दक्षता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इस यंत्र का प्रयोग रेजिस्टेंस का निकटतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेजिस्टेंस का निकटतम मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। ओम मीटर की कंस्ट्रक्शन देखिए किस तरह से होती है। तो देखिए, ये आपका ओम मीटर का चित्र दिखाएगा डायग्राम। इसमें एक शून्य समायोजक रेजिस्टेंस, लिमिट रखने के लिए रेजिस्टेंस, और अज्ञात प्रतिरोध जो कि आपको नापना है। बाकी मीटर तो होगा ही होगा। ठीक है, बैटरी होगी और बैटरी के साथ स्विच भी लगा होगा। तो देखिए, इसमें एक माइक्रो अमीटर होता है। ठीक है, एक बहुत ही छोटा अमीटर होता है, इलेक्ट्रिक बैटरी कंट्रोलर होता है, रेजिस्टेंस होता है, शून्य समायोजक रेजिस्टेंस जिसे हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं, तथा प्रॉप्स इत्यादि होती हैं। यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के होंगे, सीरीज और शंट। सीरीज टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अज्ञात प्रतिरोध को बैटरी तथा माइक्रो अमीटर, बैटरी और माइक्रो अमीटर के सीरीज में जोड़ा जाएगा, और इसका उपयोग यानी कि देखिए, सीरीज में जब आप कनेक्ट करेंगे तो मध्यम और उच्च वोल्टेज मापन के लिए हम लोग सीरीज ओमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और शंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट में अज्ञात रेजिस्टेंस को माइक्रोमीटर और बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। इसीलिए इसका उपयोग निम्न तथा मध्यम मान के रेजिस्टेंस को मापने में किया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि ओम मीटर दो प्रकार के होते हैं, सीरीज ओम मीटर और शंट ओम मीटर। सीरीज टाइप के ओम मीटर में जो आपका अज्ञात प्रतिरोध है उसे हम बैटरी और माइक्रोमीटर के सीरीज में लगाते हैं, जबकि शंट वाले केस में हम लोग जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको शंट में लगा देते हैं। सिर्फ इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। वर्किंग कोई हार्ड नहीं है, सप्लाई दो और आपको वो मीटर दे देगा रीडिंग। तो देखिए, ए तथा बी कनेक्शन को शॉर्ट सर्किट करने पर, ए तथा बी आपके जो कनेक्शन है कौन सा है, देखिए ए और बी कनेक्शन। अच्छा, इधर से देख लेते हैं हम लोग, ये ए कनेक्शन और ये बी कनेक्शन है। ए और बी कनेक्शन को जैसे ही हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, यानी कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अर्थात अज्ञात प्रतिरोध का मान शून्य होने पर, मानो कि अज्ञात रेजिस्टेंस का मान शून्य है, तो सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत करंट फ्लो होगी। इस स्थिति में जीरो एडजस्टमेंट जो रजिस्टर के द्वारा संकेतक को पैमाने की शून्य स्थिति पर, यानी कि जो संकेतक है वो पैमाने को शून्य स्थिति पर दिखाएगा कि भैया अभी रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल जीरो है, और पैमाने पर शून्य दाईं की ओर होता है। ठीक है, दाईं की ओर होगा, पैमाने पर शून्य इस तरफ होगा। अब जब संयोजक ए तथा बी को एक दूसरे से अलग रखा जाता है और संकेतक पैमाने पर शून्य विद्युत धारा तथा अनंत प्रतिरोध दर्शाता है, जो पॉइंट है ए तथा बी के बीच अज्ञात रेजिस्टेंस संयोजित करने पर यंत्र का संकेतक पैमाना सीधे ही रेजिस्टेंस ओम में दर्शाता है। यानी कि मान लो जितना भी रेजिस्टेंस है, जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो आपको सीधे रेजिस्टेंस दर्शा देगा ओम के अंदर। तो इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक नहीं होता, यानी कि जो इसका पैमाना होता है ना, ऐसा नहीं अनुपातिक होता है बराबर, इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। यानी कि देखिए, पहले तो ऐसा होगा, फिर ऐसा, फिर और ऐसा, यानी कि इस तरह से अनुपातिक। कल मैंने बताया था आपको अनुपातिक और अनुपातिक नहीं होना, अनुपातिक कौन सा होता है और नहीं होता है, ये वीडियो मैंने आपको कल बता चुका है। अब बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की। ओम मीटर में कुछ स्पेसिफिकेशन क्या है। इस यंत्र के द्वारा अज्ञात रेजिस्टेंस का मान सीधे ही ओम में पढ़ा जा सकता है।
इस यंत्र के द्वारा जो अज्ञात रेजिस्टेंस है इसका मान सीधा का सीधा ओम में पढ़ा जा सकता है और किसी प्रकार की गणना करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको किसी भी तरह की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ देखेंगे, इस यंत्र में अतिरिक्त रेजिस्टेंस तथा बैटरी कनेक्ट करके एडिशनल आपने रेजिस्टेंस और एडिशनल बैटरी कनेक्ट करके कई माप सीमाएं बनाई जा सकती हैं और प्रत्येक माप सीमा के लिए मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, मानो एक मैंने क्या करा, एक बैटरी लगा दी इसके साथ और एक रेजिस्टेंस लगाना है वो लगा दिया। अब क्या है, मेरे पास एक स्विच होता है, मानो आपको हाई रेजिस्टेंस हमने ये की होती है, इस तरह से की लगा देते हैं। जब भी आपको मानो हाई वैल्यू का लगाना है तो इस की को दबा दो, ये कनेक्ट हो जाएगी। लो का नाम है तो इस की को दबा दो तो ये की कनेक्ट हो जाएगी और तब आंसर देगी। तो इस तरह से इसमें हाई और लो मेजरमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका ओम मीटर, ये था आपका अभी तक का ओम मीटर। अब हम लोग बात करेंगे विविध वैद्युतिक पैरामीटर के मापन में, यानी कि यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, बहुत अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी चीज़ को नापना। देखिए अब इस रेंज में क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपका मल्टीमीटर, सबसे पहले आएगा मल्टीमीटर। देखिए ये मल्टीमीटर आएगा, फिर एनालॉग डिजिटल मल्टीमीटर आपके सामने आएंगे, फिर एनालॉग और डिजिटल के बाद हम लोग वाट मीटर वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग मल्टीमीटर देखते हैं कि मल्टीमीटर क्या होता है। अच्छा, सभी लोगों ने मल्टीमीटर अपनी अपनी क्लासेस में देखा होगा। एक पीले रंग का डिब्बा होता है, ज़्यादातर येलो कलर का डिब्बा होता है, जिसमें आप देखते हैं कि मल्टीमीटर होता है। ठीक है, आप उसमें रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ग्राउंड, बहुत सारी चीज़ें नाप सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें नाप सकते हैं। चलिए एक सेकंड पानी पी लेते हैं हम लोग। चलिए 20 मिनट हो गए लगातार बोल रहे थे, कोई बात नहीं। अब मल्टीमीटर का अर्थ, मल्टीमीटर देखिए अभी तक मैंने अमीटर, वोल्टीमीटर, ओम मीटर पढ़ा था। अब मल्टी यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नापने वाला मीटर ही मल्टीमीटर कहलाता है। ये वैद्युतिक राशियाँ कौन सी है, माइक्रो या मिली एम्पियर, वोल्ट तथा ओम। इस यंत्र को बहुमापी भी कह सकते हैं और एवोमीटर, एवीओ यानी कि अमीटर, वोल्ट और ओम मीटर भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ क्या बताओ, एवोमीटर, एवोमीटर किसे कहा जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे, मल्टीमीटर को ही एवोमीटर कहा जाता है। सो पारंपरिक प्रकार के मल्टीमीटर में मूलतः क्या है, 0 से 250 मिली एम्पियर माप सीमा वाला मूविंग कॉइल यंत्र प्रयोग किया जाएगा। 0 से 250 रेंज वाला मूविंग कॉइल। ध्यान रखें, मूविंग कॉइल सिर्फ डीसी पे वर्क करता है। इसमें निम्न व्यवस्थाएं विद्यमान होती है। विभिन्न मापों के लिए मल्टीमीटर को, यानी कि आपको क्या अलग अलग माप मेजरमेंट करना है तो मल्टीमीटर को रोटरी स्विच के द्वारा समायोजित किया जाता है। अब ये भी दो तरह के हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में क्या होता था, एक कांटा होता है जो हमें रीडिंग शो करता है। ठीक है, एनालॉग क्या है, आजकल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल किया जाता था। आजकल 21st सेंचुरी में हम लोग डिजिटल इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप लोगों ने, मुझे लगता है कि डिजिटली देखा होगा, एनालॉग आपने नहीं देखा होगा। गूगल पर सर्च करेंगे तो एनालॉग भी आपको दिख जाना चाहिए। चलिए देखिए एनालॉग का कोई डायग्राम, हाँ देखिए ये रहा एनालॉग। ये हो गया आपका रोटरी स्विच। देखिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं, करंट नापने के लिए 1 मिली एम्पियर, 10, 100, ये इतनी। ठीक है, वोल्टेज नापने के लिए, एसी नापने के, डीसी नापने के लिए अलग, एसी नापने के लिए अलग, करंट नापने के लिए अलग, एसी डीसी, और रेजिस्टेंस नापने के लिए अलग। और यहाँ देखिए अलग अलग स्केल है, डीसी के लिए अलग, एसी के लिए अलग, रेजिस्टेंस के लिए अलग स्केल। तो इस तरह से आपका होता है एनालॉग मल्टीमीटर है ये। ठीक है, तो इसमें से खास बात क्या पूछी जाएगी देख लेते हैं। अब एनालॉग मल्टीमीटर करंट, वोल्टेज तथा रेजिस्टेंस तीनों ही वैद्युतिक राशियों को मापने हेतु प्रयोग किया जाता है। इसमें वैद्युतिक राशियों को मापन को एक पैमाने पर संकेतक यानी कि एक स्केल पर दिखाया जाता है, इसीलिए इसे एनालॉग कहते हैं। पराग स्विच यानी कि रोटरी स्विच की सहायता से अलग अलग वैद्युतिक राशि को हम लोग माप सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप लोग देंगे इनपुट करंट, एक थोड़ा सा डायग्राम ऊपर कर लेते हैं। हम देंगे देखिए एसी इनपुट करंट, डीसी इनपुट करंट, एसी इनपुट वोल्टेज और डीसी इनपुट वोल्टेज कहाँ कहाँ जैसे जाता है। एसी जो करंट आई, ठीक है, जो सप्लाई आती है वो पहले जाती है एक करंट ट्रांसफार्मर पे, तो एक वायर आगे बढ़ जाता है, करंट ट्रांसफार्मर में जाता है। ये करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन करता है, करंट को कम करके देता है रेक्टिफायर पे, और ये रेक्टिफायर इसे कन्वर्ट करता है डीसी में, और इसके बाद शंट जाल सर्किट के द्वारा ये आती है उपयंत्र में। फिर डीसी करंट इनपुट कहाँ से आता है, मान लीजिए यहीं से डीसी करंट इनपुट आया और ये शंट नेटवर्क सर्किट में आगे गया। फिर हम लोगों ने देखिए एसी वोल्टेज इनपुट, तो ये गुणक नेटवर्क सर्किट होता है। ये एसी डीसी सेलेक्टर स्विच लगा दिया जाता है कि एसी वोल्टेज पे करना है या डीसी वोल्टेज पे करना है। तो एसी वोल्टेज आगे गया डीसी वोल्टेज पे, एसी वोल्टेज गया रेक्टिफायर पे, रेक्टिफायर ने इसे कन्वर्ट करा डीसी में। और फिर डीसी वोल्टेज देखिए कहाँ से मिलता है, बैटरीज लगी रहती हैं। ठीक है, आपको बैटरी भी लगाता है, उस बैटरी से ओम सर्किट के थ्रू होता हुआ आपको डीसी वोल्टेज मिल जाता है। तो देखिए यहाँ से एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, और ये आगे आके इसका मेजरमेंट कर लेता है। तो इस तरह से कुछ आपका फंक्शन होता है। तो आपसे ना इन सारे इंस्ट्रूमेंट से पूछ के बताइए कौन कौन से उपकरण जो है मल्टीमीटर के अंदर लगाए जाते हैं। ये हो गया मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए कार्यप्रणाली। एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा निम्न राशियों का मापन किया जाता है, वोल्टेज एवं करंट। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ
कि वोल्टेज और करंट को किस प्रकार से नापा जाएगा। अच्छा, तो इसमें क्या है, आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, क्या है अभी तक आपके इतनी ऐसे कुछ चीज़ें नहीं थी जो छोड़ी जाए, तो यहाँ ये चीज़ पढ़ने की नहीं है, ये चीज़ पढ़ने की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं है। ठीक है, देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें से 2 पिन बाहर निकलती है, 2 पिन बाहर निकलती है, 1 2, जो भी चीज़ नापनी है उसको इस पिन पे टच करा जाता है, इन दोनों पिन को वहाँ पे टच किया जाता है और नाप लेता है। हर चीज़ नहीं, सिर्फ वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, बस इतनी चीज़। अगली चीज़ देखें, इसी प्रकार करंट मापन हेतु लाल रंग की सर्किट वायर को उचित रेंज वाले डीसी करंट प्लग के साथ संयोजित करने के पश्चात दोनों लीड के सिरों को सप्लाई से जोड़ के लोड श्रम में कनेक्ट। अच्छा, जब आप डीसी नापोगे तो ये स्विच क्या है, डीसी की तरफ होगा, एसी की तरफ नापोगे तो एसी की तरफ होना चाहिए। इस चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी जो चीज़ नापे ना उस पॉइंटर को उसकी तरफ मूवमेंट करा के रखो। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या दर्शाएगा कि अधिक वोल्टेज या करंट की वैद्युतिक राशि को कभी भी कम रेंज में नहीं गणना करनी चाहिए। ऐसा करने से मूविंग यंत्र की जो कॉइल है वो अंदर जी जल सकती है। इसके अतिरिक्त अधिक टॉर्क उत्पन्न करने के कारण पॉइंटर अतिरिक्त सीमा पर लगे स्टॉपर से, अब ज़्यादा टॉर्क ज़्यादा करंट आएगी तो वो स्टॉपर टूट जाएगा आपका। हमेशा वोल्टेज मापन हेतु परीक्षण लीड के सिरों को लोड सप्लाई के पैरेलल में, हमेशा ध्यान रखना पैरेलल में, और करंट मापने के लिए सीरीज में कनेक्ट किया जाना चाहिए। वोल्टेज नापना है तो पैरेलल में सीधे पिन लगा दो, और करंट नापने तो सीरीज में लगाएंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अब रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मल्टीमीटर की लीड्स के सिरों को काले रंग की परीक्षण लीड को कॉमन प्लग सॉकेट के साथ तथा लाल रंग की परीक्षण लीड को 10 किलो ओम के प्लग सॉकेट के साथ कनेक्ट करने के पश्चात, यानी कि मान लो 100 किलो ओम का कोई प्लग सॉकेट है उसके साथ कनेक्ट करने के पश्चात दोनों लीड्स के सिरों को आपस में शॉर्ट सर्किट करके, अब दोनों लीड्स को क्या करा मैंने, शॉर्ट सर्किट करके जीरो एडजस्टिंग नॉब के द्वारा दाईं ओर बने शून्य पर समायोजित करते हैं। इसके पश्चात मापे जाने वाले रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के साथ अच्छा, अपन क्या देखेंगे, पहले तो रेजिस्टेंस सामने, तो पहले दोनों लीड को आपस में टच करके देखो, और क्या हमारे को कांटा 0 पे शो कर रहा है, यानी कि 0 रेजिस्टेंस दिखा रहा है, बिल्कुल। अगर दिखा दिया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मापे जाने वाले रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के साथ टेस्टिंग लीड के सिरों को संयोजित करके रेजिस्टेंस का माप जो है हम ओम मीटर वाले स्केल पर देखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग स्केल है, तो ये जो स्केल है नीचे वाली, सबसे नीचे वाली स्केल है ओम वाली स्केल, उस स्केल पर हम लोग देखेंगे। यदि पॉइंटर रेजिस्टेंस के मान को 10 किलो ओम से अधिक अर्थात अधिक अंतिम मान से अधिक दर्शाता है, तब लाल रंग की परीक्षण लीड को 1 मेगा ओम वाले प्लग पर, यानी कि देखो इसमें भी अलग अलग है कि आप 1 मेगा ओम का नाप रहे हो, 2 मेगा ओम का, 3 मेगा ओम का, उस हिसाब से सेलेक्टर स्विच कनेक्ट करके उतनी ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आपकी रेंज आती है। ध्यान रखेंगे ये चीज़। तो ये हो गया आपका एनालॉग मल्टीमीटर। अच्छा, अब ये एनालॉग मल्टीमीटर है, अब डिजिटल मल्टीमीटर में इतने झंझट नहीं है भाई, जो भी चीज़ होगी तुरंत आपको वैल्यू दे देगा, तुरंत आपको वैल्यू दे देगा। तो डिजिटल मल्टीमीटर एनालॉग मल्टीमीटर से बहुत बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, अच्छा होता है। देखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर, तो जिस भी मल्टीमीटर में वैद्युतिक राशि के पाठ्यांक को डायल पैमाने पर पॉइंटर के द्वारा, जो आपका डायल पैमाना है उस पर पॉइंटर के द्वारा दर्शाए जाने के स्थान पर डिजिटल एलईडी के द्वारा एलसीडी डिस्प्ले पर डिजिट्स के रूप में दर्शाया जाता है, वही आपका डिजिटल मल्टीमीटर कहलाता है। सो एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा विभिन्न वैद्युतिक राशियों को मापते समय मूविंग सिस्टम के द्वारा पाठ्यांक को पढ़ लिया जाता है। एनालॉग मल्टीमीटर में तो क्या है, एक मूविंग सिस्टम रहता है जिसे हम पढ़ लिया, जिससे त्रुटियों के कारण क्या होता है, इसमें एक्यूरेशन नहीं आ पाता। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की सबसे बड़ी खामी या कमी कह सकता हूँ, इसमें आपको एक्यूरेसी नहीं मिल पाती, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में एकदम एक्यूरेट वैल्यू, जितना होगा उतना ही एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, और वजन में हल्के छोटे होते हैं और आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, जो कि लगभग पिछले वाले से मिलता जुलता है, तो इसे स्किप करो। वर्किंग देखेंगे। सर्वप्रथम इनपुट प्रोब को एक सेलेक्टर स्विच के द्वारा समायोजित करेंगे। मान लो आपको वोल्टेज नापना है, एसी वोल्टेज नापना है तो एसी वोल्टेज पे करूँगा, डीसी वोल्टेज नापना है तो डीसी वोल्टेज पे, इसी तरह से एसी करंट, डीसी करंट और रेजिस्टेंस, जिसको भी आपको नापना है उसे सिलेक्ट कर लूँगा। देखिए अब यहाँ पे देखें, ये डायग्राम देखें, मानो भाई मुझे डीसी रेजिस्टेंस नापना है तो यहाँ डीसी रेजिस्टेंस होता है कहीं भी। ठीक है, ये देखो, ये डीसी रेजिस्टेंस, ये करंट, ये फ्रिक्वेंसी, ओम, जहाँ भी नापना है वहाँ पे इसको सेट कर दूंगा मैं। सो प्रचालन करंट एक स्थिर करंट सोर्स से आप प्राप्त की जाती है, जो इसकी ऑपरेटिंग करंट है। रेजिस्टेंस मापन हेतु प्रचालन सप्लाई को सीधे आपूर्ति के एक बफर एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया जाता है, यानी कि जब आपको रेजिस्टेंस नापना है तो करंट को सीधे ही आपूर्ति के एक बफर एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है। ये पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एसी वोल्टेज की मापन हेतु एक एटोन्यूएटर स्टेज इनपुट वोल्टेज को घटाकर यंत्र के उपयुक्त बनाता है, यानी कि जो 230 वोल्टेज है वो उसको थोड़ा सा कम करके आपके सिग्नल पे देता है, एटोनेटर के द्वारा कम करके आपको वोल्टेज घटाकर सप्लाई को देता है। फिर उसके बाद उस डीसी रेक्टिफायर की मदद से इस एसी वोल्टेज को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। एसी करंट मापन हेतु करंट से वोल्टेज परिवर्तक और तत्पश्चात रेक्टिफायर स्टेज प्रयोग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है भाई, अगर
AC को DC में परिवर्तित करना है तो हम लोग रेक्टिफायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, क्योंकि DC हमने तो रेक्टिफायर, और अगर इसी DC को AC में परिवर्तित करना है तो इन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो इसकी वर्किंग है ना, हमारे किसी काम की नहीं है, छोड़ दीजिए। पावर बटन, इसको ऑन ऑफ करने के लिए पावर बटन, सेलेक्ट बटन का एक पुश स्विच का कंट्रोल होता है, इसे एक बार दबाने पर ये AC की तरह कार्य करेगा और दूसरी बार दबाने पर DC की तरह कार्य करेगा। ये आजकल नहीं आता। रेंज यानी कि आप नाप सकते हो, भाई आपको 50 वोल्ट तक नापनी है, 5000 वोल्ट, 500 ओम, ये नाप सकते हैं अपन। होल्ड, ये एक प्रकार का पुश स्विच होता है, इसका उपयोग किसी भी ली गई आपको कुछ समय के लिए यानी कि दिखती रहे, रोक ही रहे। किसी को मानो आपने रीडिंग ली, आपको टीचर को जाके दिखानी है, सर सर मेरी रीडिंग आई, तो होल्ड बटन रीडिंग्स को रोके रखता है। तो ये हो गया आपका होल्ड बटन। रोटरी सेलेक्टर स्विच, तो देखिए रोटरी सेलेक्टर स्विच DC वोल्टेज को 100 माइक्रो वोल्ट से 1000 वोल्ट तक, AC वोल्टेज में 100 माइक्रो वोल्ट से 1000 वोल्ट, ओम को 100 मिली ओम से 20 मेगा ओम तक नाप सकता है। तो ये कुछ सेलेक्टर स्विच होते हैं। जैक्स, मल्टीमीटर में 4 जैक्स होती है जिनका कार्य क्या होता है, देखिए जैक होती है जिनका कार्य होता है कॉम, टेम्परेचर नापने के लिए, 10 एम्पियर मैक्सिमम यह प्रॉप को कॉमन टॉम्प जैक में लगाकर। तो ये कुछ होती है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जैक्स देख लेंगे। स्पेसिफिकेशन, एक अच्छे मल्टीमीटर की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी मैंने बताई थी 20 किलो ओम पर वोल्ट होनी चाहिए, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा। कुछ मल्टीमीटर में 0 से 10 एम्पियर DC माप सीमा भी, मान कि आप 10 एम्पियर बहुत ज़्यादा हो गया, ये नापने के लिए आपको एक कम मान का शंट रेजिस्टेंस प्रयोग करना पड़ेगा। प्रिकॉशन देखें, रेजिस्टेंस मापन के समय रेजिस्टेंस को अलग से बाहर कर लेना चाहिए। रेजिस्टेंस मापन में सही पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक माप से पूर्व यंत्र की प्रॉप्स को आपस में टच करके 0 समायोजक अर्थात यंत्र के संकेतक के पैमाने की शून्य स्थिति एडजस्ट कर लेनी चाहिए, और वोल्टेज मापन के समय प्रारंभ में उच्च माप सीमा का चयन करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वॉटमीटर। तो आई होप आपको डिजिटल और एनालॉग अमीटर मल्टीमीटर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं वाटमीटर। चलिए, अब वाटमीटर क्या होता है, तो किसी भी वैद्युतिक सर्किट को की शक्ति अर्थात वाटेज नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाटमीटर क्या होता है, देखिए टोटल पावर नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको पता है पावर क्या होती है, V/I, ठीक है। अभी टोटल पावर नापने के लिए हम लोग वाटमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो शक्ति यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की शक्ति, लॉसेस, पावर ज्ञात करने के लिए हम लोग वाटमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होती है, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है, तो इसलिए वाटमीटर है W से इंडिकेट करेंगे। हम जानते हैं DC सर्किट में पावर होती है V/I, और जबकि AC सर्किट में पावर की बात करें तो VI cos phi। AC सर्किट में जो हमारी पावर होती है वो VI cos phi होती है। इस प्रकार DC सर्किट में अमीटर से विद्युत धारा तथा वोल्टमीटर से वोल्टेज मापकर गणना द्वारा वाटेज ज्ञात कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, कर सकते हैं। इसी प्रकार अमीटर, AC सर्किट की बात करें तो अमीटर से तो करंट नाप ली, वोल्टमीटर से वोल्टेज नाप ली, और पावर फैक्टर मीटर से पावर फैक्टर मापकर इसकी गणना कर सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में दोष क्या है, सबसे पहली बात तो अधिक संख्या में मापक यंत्र प्रयुक्त करने के कारण त्रुटि होने की संभावना बढ़ गई, सर्किट का संयोजन कठिन हो गया, और परिवर्तन लोड वाले सर्किटों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। और चौथी पॉइंट जो ये लिखना भूल गए, जो कि आपका अपने टीचर अभिषेक लिखेगा क्या, कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ नहीं है, कि भैया कॉस्ट भी तो बढ़ गई यार, एक अमीटर, एक वोल्टमीटर, एक पावर फैक्टर मीटर लगाने से अच्छा है कि मैं एक वाट मीटर लगा लूँ। क्या लगा लूँ, एक वाट मीटर लगा लूँ, ठीक है। चलिए, अब आता है टाइप्स ऑफ वाटमीटर। तो गणना द्वारा किसी सर्किट की वाटेज ज्ञात करने की प्रणाली में विद्यमान दोषों के निवारण हेतु कई प्रकार के वाटमीटर्स बनाए जाते हैं। इनमें किसी वैद्युतिक सर्किट की वाटेज को एक संकेतक के द्वारा सीधे ही एक पूर्वांकित पैमाने पर लाने की व्यवस्था होती है। जैसे कि देखिए वाटमीटर आपके क्या तरह के हैं, डायनामोमीटर टाइप, इंडक्शन टाइप और स्थिर वैद्युतिक टाइप वाटमीटर। चलिए, अब एक एक करके वाटमीटर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपका आता है डायनामोमीटर टाइप। देखिए डायनामोमीटर टाइप में अब वाटमीटर में आपको है ना 2 कॉइल्स पता पड़ेंगी, जो कि आपकी इस तरह से होती हैं, ठीक है। एक होती है CC कॉइल यानी कि करंट कॉइल, और एक होती है आपकी प्रेशर कॉइल। ये 2 कॉइल आपको आज पढ़ने को मिलेगी, और ये कॉइल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मतलब पूरा ITI हो जाते हैं और उनको इन कॉइल का नाम ध्यान नहीं रहता। CC और PC कॉइल ध्यान रखेंगे, और कई लोग इसको अलग नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है, जैसे कि FC यानी कि स्थिर कॉइल, और MC यानी कि मूविंग कॉइल। तो अलग अलग नाम से बुला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट देखिए। सबसे पहली बात, इस इंस्ट्रूमेंट में ये सैद्धांतिक रूप से एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो डायनामोमीटर टाइप है, ठीक है, डायनामोमीटर टाइप क्या है, एक मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ये एक मूविंग कॉइल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, मूविंग कॉइल का है तो बना रहेगा भाई अपने घर पे, हमें क्या करना। इसमें 2 वाइंडिंग प्रयोग की जाती हैं, एक तो महीन तार के इनिमल तार से बनाई जाती है प्रेशर कॉइल, ठीक है, CC/PC की बात की थी। तो दूसरी होती है प्रेशर कॉइल, जो कि एकदम तांबे के महीन तार से बनाई जाती है, और दूसरी होती है तांबे के मोटे तार से, इनिमल्ड मोटे तार से बनी हुई कॉइल, जिसे हम करंट कॉइल या फिर स्थिर कॉइल कहते हैं, फिक्स कॉइल कहा जाता है।
तो मूविंग कॉइल को एल्यूमिनियम ढांचे से बने हुए ढांचे पर लपेटा जाता है। मूविंग कॉइल को एल्यूमिनियम मेटल से बने हुए ढांचे पर लपेटा जाता है और एल्यूमिनियम ढांचे जो होता है आपका, अब इसमें अगर मान लो अपने वाइंडिंग लपेट दी तो एडी करंट द्वारा अपन को क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा। एडी करंट के द्वारा आपको डैम्पिंग टॉर्क जो मिल रहा है आपको, डैम्पिंग टॉर्क मिल रहा है एडी करंट के द्वारा। अब मूविंग कॉइल को दो ज्वेल बेरिंग्स पर, मूविंग कॉइल है आपकी, इन्हें दो ज्वेल्स बेरिंग पर आरोपित किया जाता है स्पिंडल के द्वारा। इस यंत्र में ट्रेन की आवाज़ आई होप आप लोगों को आ गई होगी, ठीक है। ट्रेन बिल्कुल स्टेशन अपने घर के पास में है। अब देखिए डैम्पिंग तो मुझे मिल गई, एडी करंट, मगर यहाँ पे जो कंट्रोल है, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किसके द्वारा दिया जाता है बताइए। कंट्रोलिंग टॉर्क आरोपित स्पिंडल पर स्थापित किया जाता है। यंत्र में कंट्रोल टॉर्क करने तथा मूविंग कॉइल को विद्युत धारा प्रदान करने के लिए फास्फोरस ब्रांड धातु से बनी दो कमानी, यानी कि हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल दे रहे हैं, ना कि ग्रेविटी कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल दिया जा रहा है। ये दूसरी चीज़ याद रखनी है। करंट कॉइल को दो भागों में बनाया जाता है। अब करंट कॉइल ध्यान रखेंगे दो भागों में बनाई जाती है और मूविंग कॉइल के चारों ओर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए उसके दोनों ओर करंट कॉइल को लगाया जाता है। दोनों प्रकार की वाइंडिंग के अतिरिक्त यंत्र में एक संकेतक, एक पैमाना और एक बाह्य रेजिस्टेंस। देखिए ये आपने क्या करा, मूविंग कॉइल है, ठीक है। ये मूविंग कॉइल के दोनों तरफ हम लोगों ने क्या करा, फिक्स कॉइल यानी कि करंट कॉइल लगा दी, फिक्स कॉइल यानी कि करंट कॉइल लगा दी। और आपको पता है कि मूविंग कॉइल के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना जरूरी है। फिर कांटा कनेक्ट कर दिया मूविंग कॉइल के साथ और यहाँ पे, और ये पूरा क्या डिस्क की एक चक्की पर लगा रहता है। अब जैसी सप्लाई दोगे फील्ड करंट होगी, फील्ड करंट के कारण ये चक्की मूवमेंट करेगी, चक्की मूवमेंट करेगी तो एडी करंट पैदा होगा जो कि डैम्पिंग को रोकेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क है दोनों का, इन दोनों का टॉर्क जो इसके अंदर प्रतिक्रिया होगी दोनों के ईएमएफ में, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन होगा चुंबकीय क्षेत्र में, उसके कारण आपका कांटा घूमेगा। स्प्रिंग के द्वारा आपका कांटा कंट्रोल में आएगा और जो एयर फिर एडी करंट डैम्पिंग मिली है उससे आपका कांटा रुक जाएगा। ये बात हमने कल करी थी और सेम टू सेम तो यहीं वर्क कर रही है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। वर्किंग देखिए वही जो मैंने बताया। मूविंग कॉइल या प्रेशर कॉइल के सीरीज में एक हाई वैल्यू वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाता है पैरेलल में, तथा करंट कॉइल या स्थिर कॉइल को सोर्स के सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। करंट कॉइल द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र लोड में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जबकि प्रेशर कॉइल द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र लोड के सिरों पर विद्युमान विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस यंत्र का टॉर्क वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि टॉर्क क्या है, V इंटू आई है, और इन दोनों के टॉर्क के कारण ही आपका पॉइंटर रोटेट करता है। सबसे बड़ी चीज़ इस यंत्र का पैमाना अनुपातिक। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल होता है अनुपातिक होता है। क्यों? क्योंकि मूविंग कॉइल का भी था। इस यंत्र का प्रयोग AC तथा DC स्रोत पर समान रूप से किया जा सकता है, मगर मूविंग कॉइल तो नहीं कर सकते थे, मगर डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाह करने की दिशा परिवर्तन का परिणामी टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए दोनों कॉइल में धारा प्रवाहित की जाती है। और इस यंत्र का प्रयोग, डायनामोमीटर यंत्र का प्रयोग हम लोग वोल्टमीटर के रूप में भी कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब अमीटर के रूप में इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यंत्र की मूविंग कॉइल है उसमें से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती और आवृत्ति परिवर्तन से इस यंत्र के पाठ्यांक में त्रुटि आ जाती है। तो ये था आपका डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर। अगला है इंडक्शन टाइप वाटमीटर। अगला क्या है? इंडक्शन टाइप वाटमीटर। तो देखिए इंडक्शन टाइप वाटमीटर क्या होता है, ये केवल AC सर्किट पर ही कार्य करते हैं। ध्यान रखेंगे इंडक्शन मोटर AC पे कार्य करती है, तो उसी तरह से ये भी AC सप्लाई पर ही कार्य करते हैं। इन वाटमीटर की उपयोगिता यानी कि जो यूजफुलनेस तभी दिखती है जब फ्रीक्वेंसी एवं वोल्टेज स्थिर हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज दोनों जब तक कांस्टेंट नहीं होंगे तब तक ये अच्छे प्रकार से कार्य नहीं करेगा, क्योंकि आवृत्ति एवं वोल्टेज परिवर्तन से इनके पाठ्यांक प्रभावित होते हैं। भाई अब इनमें क्या होता है, देखिए इस यंत्र में दो विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें प्रेशर कॉइल तथा करंट कॉइल, सेम टू सेम ऐसा ही है। दोनों विद्युत चुंबकों के बीच एल्यूमिनियम से बनी एक वृत्ताकार डिस्क दो ज्वेल बेरिंग आलंबित की जाती है और इसके साथ स्पिंडल जुड़ा रहता है और स्पिंडल के साथ ही एक पॉइंटर जुड़ा रहता है जो एक पूर्वांकित पैमाने पर रीडिंग दर्शाता है। देखिए ये क्या है, आपका करंट कॉइल है, ये रही आपकी करंट कॉइल, इस पर करंट कॉइल कर दी, एल्यूमिनियम की डिस्क लगा दी और एक परमानेंट मैग्नेट जहाँ पे प्रेशर कॉइल कर दिया आपने, वहाँ पे प्रेशर कॉइल, और यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल देके स्पिंडल को इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। वर्किंग क्या है, यह यंत्र सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर, ये देख लो अब, ये यंत्र सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। करंट कॉइल में लोड विद्युत धारा प्रवाहित होती है और प्रेशर कॉइल में से वोल्टेज के समानुपातिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्योंकि करंट कॉइल में से तो इलेक्ट्रिक करंट लोड वाली विद्युत करंट है वो फ्लो होगी और प्रेशर कॉइल में से वोल्टेज के अनुपातिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोनों प्रकार की वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का छेदन एल्यूमिनियम की जो डिस्क है वो करेगी, जिससे इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगी। यही एडी करंट हमें एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करेगी।
एडी करंट की आपसी प्रतिक्रिया के कारण एक विक्षेपण टॉर्क विकसित होता है। ये जो चुंबकीय फ्लक्स है और एडी करंट पैदा हुआ, ये एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विकसित करेगी जो डिस्क को घुमाएगी और डिस्क से जुड़ा हुआ आपका जो स्पिंडल है वो घूमेगा और आपको डिफ्लेक्शन दे देगा, वो आपको डिफ्लेक्शन दे देगा। बस इतनी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है, बाकी हमारे काम का कुछ भी नहीं है। अच्छा, प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग रखा जाता है। ध्यान रखेंगे, प्रेशर कॉइल के फ्लक्स को सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग रखा जाता है। स्पेसिफिकेशन, इस यंत्र में डैम्पिंग के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की जाती। डैम्पिंग के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग देख रहे हैं डैम्पिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जो एडी करंट में, जो इस एल्यूमिनियम के डिस्क में एडी करंट पैदा हुआ, वही आपको एडी करंट प्रोवाइड करेगा। अधिक वोल्टेज एवं अधिक धारा वाले सर्किट में वाटेज के मापन के लिए इस यंत्र के साथ करंट ट्रांसफार्मर एवं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि अधिक वोल्टेज और अधिक करंट वाले सर्किटों में वाटेज के मापन के लिए, अब आपको वाटेज नापना है, तो वाटेज के मापन के लिए इस यंत्र के साथ करंट ट्रांसफार्मर एवं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, यही पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे इंडक्शन मोटर पर आधारित होने के कारण इस यंत्र का उपयोग केवल एसी पर। तो ध्यान रखेंगे डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों पर, जबकि इंडक्शन टाइप वाटमीटर सिर्फ एसी पर कार्य करता है। इंडक्शन टाइप एसी पर कार्य करता है। देखिए अब इनके बीच कुछ अंतर है। क्या अंतर है? डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर और इंडक्शन टाइप में डायनामोमीटर एसी और डीसी दोनों पर कार्य करेगा, जबकि इंडक्शन टाइप केवल एसी पर ही काम करेगा। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर कार्यकारी टॉर्क दुर्बल होता है, जबकि इंडक्शन टाइप वाटमीटर का कार्यकारी टॉर्क अपेक्षाकृत उच्च होता है। डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर तुलनात्मक शक्ति व्यय कम होता है, इसमें पावर लॉस कम होता है, जबकि इंडक्शन में पावर लॉस अधिक होता है। डायनामोमीटर अपेक्षाकृत इसका वेट कम होता है, और जबकि इंडक्शन टाइप का वजन भारी होता है। डायनामोमीटर की जो एक्यूरेसी परिशुद्धता उच्च होती है, और इसकी उच्च जो परिशुद्धता उच्च क्यों नहीं होती? क्योंकि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी से इस पर खासा प्रभाव पड़ता है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिक ऑफ, अच्छा, एनर्जी मीटर। सो एनर्जी मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने आपके घर के बाहर एनर्जी मीटर देखा होगा, ठीक है, यानी कि जो बिजली का बिल आता है जिसमें मीटर होता है, जिसमें रीडिंग दिखती है, वही आपका एनर्जी मीटर होता है। तो एनर्जी मीटर थोड़ा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऊर्जा मापन के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को ही एनर्जी मीटर कहा जाता है। तो जब आपका एनर्जी नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उन्हें एनर्जी मीटर कहा जाता है। अर्थात ऊर्जा की इकाई जूल तथा किलोवाट घंटा होती है। ऊर्जा की इकाई जूल तथा किलोवाट घंटा होती है। अर्थात किसी भी वैद्युतिक सर्किट में किलोवाट घंटा मात्रक में विद्युत शक्ति की खपत मापने वाला यंत्र ही एनर्जी मीटर कहलाता है। ध्यान रखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किलोवाट मात्रक में, यानी कि किलोवाट की यूनिट के साथ जो विद्युत शक्ति की खपत को मापता है, वही एनर्जी मीटर कहलाता है। तो ये एक इंटीग्रेटिंग, सबसे पहले हमने पढ़ा था, आपको दिखाया था, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जो किलोवाट आवर में यूनिट को नापता है, वो है आपका एनर्जी मीटर। चलिए अब इसके क्या क्या भाग होते हैं देखते हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए, ऑपरेटिंग डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है। इस यंत्र में एक चक्कर काटने वाली डिस्क अंदर की तरफ आप लोगों को दिखती नहीं है। पुराने वाले जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसकी बात हो रही है। एक डिस्क होती है जो चक्कर काटती रहती है, जिसकी घूर्णन गति किलोवाट में विद्युत खपत के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखेंगे। ब्रेकिंग डिवाइस, यह युक्ति मापक यंत्र को सर्किट से हटा देने पर, जैसे आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हटाया, तुरंत डिस्क के रोटेशन को रोक देती है। और रिकॉर्डिंग डिवाइस, यह युक्ति विद्युत शक्ति की खपत को एक संख्या के रूप में बार बार रिकॉर्ड करती जाती है, तो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है। अब इसे 3 आधार पर डिवाइड किया गया है, मोटर के सिद्धांत के आधार पर, इंडक्शन के सिद्धांत के आधार पर और डिस्प्ले। तो मोटर के सिद्धांत के आधार पर ये देखिए 2 प्रकार के हैं, फेरेंटी एम्पियर आवर मीटर और इलीहू थॉमसन वाट मतलब ऐसे शब्द है कि जवान पर लिखवा जाए, वाट घंटा मीटर। इंडक्शन के सिद्धांत के आधार पर सिंगल फेज इंडक्शन मीटर और 3 फेज इंडक्शन मीटर, और डिस्प्ले के आधार पर एनालॉग मीटर और डिजिटल मीटर। ये कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से देख लेते हैं कि हमें कितने टाइप्स पढ़ने हैं। इंडक्शन के आधार पर, अच्छा सारे टाइप मतलब दे दिए, देखो डिजिटल एनर्जी मीटर डिस्प्ले के आधार पर, तो सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे और कवर करेंगे इन्हें, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग ये टारगेट रखेंगे कि एनर्जी मीटर हमें ख़त्म करना है। अब बात करते हैं मोटर के सिद्धांत के आधार पर, देखें टाइप्स, मोटर के सिद्धांत के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अभी तो हमारे पास लगभग 18 मिनट हैं, ठीक है, कि 1 घंटे की क्लास करनी है, तो हम लोग अभी आराम से कवर करवा देंगे इसे। ऑन द बेसिस ऑफ मोटर प्रिंसिपल, तो मोटर के प्रिंसिपल के आधार पर 2 तरह के थे। पहला था फेरेंटी एम्पियर आवर मीटर। चलिए देखेंगे डायग्राम क्या दे रखा है।
हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए क्या क्या दे रखा है। आपको एल्यूमिनियम की डिस्क जो बीच में रहेगी, मरकरी भरा जाता है, तांबे की डिस्क है, फाइबर रिंग है, ब्रेकिंग चुंबक है, स्पिंडल है, ड्राइविंग चुंबक है, घर्षण कंपेंसेटिंग कॉइल लगा रखी है, यहाँ पे वर्म व्हील है, बहुत कुछ है। सो देखिए यहाँ से स्टार्ट, इस यंत्र की डिस्क की रोटेशन गति फ्रिक्शन कंपेंसेटिंग कॉइल में से प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के मान और समय की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो फ्रिक्शन कंपेंसेटिंग कॉइल सबसे नीचे मैंने कनेक्ट की है, उसमें से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के मान और टाइम कितना ले रहा है उसके गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसीलिए इसे एम्पियर आवर मीटर भी कहते हैं। तो फेरेंटी एम्पियर आवर मीटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा। इसका उपयोग केवल डीसी सर्किट की विद्युत शक्ति खपत मापने के लिए किया जाता है, जिनमें वोल्टेज स्थिर रहता है। यंत्र की रिकॉर्डिंग युक्ति किलोवाट घंटा में विद्युत शक्ति की खपत नापती है। यानी कि जो फेरेंटी एम्पियर आवर मीटर सिर्फ और सिर्फ डीसी में इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंसिपल देखें, एम्पियर आवर मीटर डीसी मोटर के सिद्धांत पर आधारित होता है। बहुत अच्छी बात है, डीसी मोटर के। तो एम्पियर आवर मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी मोटर के, जिसके अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत धारावाही चालक अपने ऊपर आरोपित एक बल अनुभव करता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र से दूर ले जाने का प्रयास करता है। बहुत ही बेहतरीन, देखिए प्रिंसिपल कितना बढ़िया दिया इसने। बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो देखिए इसमें मुख्यतः एल्यूमिनियम अथवा तांबे से बनी एक डिस्क होती है, जिसके केंद्र पर एक स्पिंडल यानी कि कांटा होता है। स्पिंडल का निचला सर एक ज्वेल बेरिंग पर टेका होता है और नीचे एक एडजस्टर पेच यानी कि ए लगा है। और स्पिंडल के ऊपर हमारे रिकॉर्डिंग होती है। देखिए ये रिकॉर्डिंग है, स्पिंडल के ऊपर रिकॉर्डिंग के प्रणाली जुड़ी रहती है। डिस्क पारे से भरे कक्ष में बंद रहती है और डिस्क के चारों ओर सी आकृति के परमानेंट मैग्नेट लगाए जाते हैं। मैग्नेट क्यों? क्योंकि मोटर है भैया, आपको मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो पहला ड्राइविंग चुंबक तथा दूसरा ब्रेकिंग चुंबक कहलाता है। दो चुंबक है तो पहला चुंबक ड्राइविंग और दूसरा ब्रेकिंग चुंबक कहलाता है। और पेज के ए के नीचे जुड़ी एक करंट कॉइल होती है जिसे हम फ्रिक्शन कंपनसेटिंग कॉइल कहते हैं। ये रहा फ्रिक्शन कंपनसेटिंग कॉइल है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। बस अब क्या इसकी वर्किंग हम लोग पढ़ेंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि इसकी वर्किंग पढ़नी चाहिए? नहीं पढ़ेंगे ना, हमारे कुछ काम की है, ठीक है। देख लेते हैं यार, कोई बात नहीं। अभी आप बोलोगे कि सर नहीं पढ़ा रहे, बाकी मेरी नज़र में इसकी वर्किंग कोई काम की नहीं। आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी दिखा दूँ। जब लोड विद्युत धारा पेज सी मरकरी डिस्क पेज ए तथा फ्रिक्शन कंपेंसेटिंग कॉइल में से प्रवाहित होगा, लोड करंट जैसे ही फ्लो होगी तो परमानेंट मैग्नेट क्या होगा? परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण डिस्क के बाएं भाग में, देखिए मैग्नेटिक फील्ड है तो बाएं भाग में टॉर्क उत्पन्न होगा जो कि उसे घुमा देगा। अब डिस्क का रोटेशन उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान पर निर्भर करता है। अब डिस्क कितनी रोटेट होगी वो उसमें से फ्लो होने वाली करंट पर निर्भर करती है। यंत्र की रिकॉर्डिंग प्रणाली में प्रति मिनट चक्रों की संख्या डिस्क में से गुजरने वाली विद्युत धारा के मान तथा समय के गुणन के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, इसीलिए इसका नाम किलोवाट आवर मीटर रखा गया, सॉरी हाँ किलोवाट आवर मीटर रखा गया है। दाईं ओर का चुंबक ब्रेकिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, अर्थात जब फ्रिक्शन कंपेंसेटिंग कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी तब ये डिस्क की चक्की को तुरंत रोक देगा। खत्म कहानी। इस यंत्र का प्रयोग केवल डीसी सर्किट में किया जाता है और इस यंत्र को वर्टिकल स्थिति में ही स्थापित किया जाता है, अन्यथा ये कार्य नहीं करेगा। खत्म कहानी। बस ये हो गया आपका फेरेंटी एम्पियर आवर मीटर। अब है आपका ईहुलू नाम है इसका, इलीहू थॉमसन। मतलब ऐसा वर्ड देता है कि कभी कभी जुबान पे लकवा मार देता है, बोलने का मन नहीं करता। इलीहू थॉमसन वाट आवर मीटर। इस यंत्र में एक छोटी सी डीसी मोटर प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे वाट आवर कम्यूटेटर मीटर भी कहा जाता है। इसीलिए इसे वाट आवर कम्यूटेटर मीटर भी कहा जाता है। और इस यंत्र की कंस्ट्रक्शन चित्र में दर्शाई गई है। देखिए डायग्राम आ गया है जो कि हम देख लेंगे। देखिए ये रहा, माजा ने कैसा कैसा डायग्राम दे रखे हैं। एल्यूमिनियम की डिस्क है, डैम्पिंग मैग्नेट लगा रखी है और ये घूमेगी जैसे अपन सप्लाई देंगे। फ्रिक्शन कंपेंसेटिंग कॉइल ऊपर सप्लाई के पास लगा रखी है, ठीक है। सिंपल बात का ध्यान रखनी है, इस यंत्र में एक छोटी सी डीसी मोटर भी प्रयोग की जा रही है, इसीलिए इसे वाट आवर कम्यूटेटर मीटर कहा जाता है। बस एक ये बात ध्यान रखो। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें डीसी मोटर की फील्ड वाइंडिंग लोड के सीरीज में कनेक्ट की जाती है। जो डीसी मोटर है उसकी फील्ड वाइंडिंग लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और इन्हें करंट कॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। वर्किंग पढ़ लोगे ना, आसानी से समझ आ जाएगी, पढ़ लेना। इसीलिए विशेषताएं क्या है, ये भी यंत्र केवल डीसी सर्किट की विद्युत खपत मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु क्योंकि इसमें डीसी मोटर आपने अप्लाई कर ली इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत उच्च होता है, जिसके कारण ये यथार्थ पाठ्यांक उपलब्ध कराता है, जिस वजह से ये यथार्थ पाठ्यांक उपलब्ध कराता है। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल, यानी कि इंडक्शन प्रिंसिपल के आधार पर सिंगल फेज, थ्री फेज, दो प्रकार के होते हैं। सिंगल फेज एनर्जी मीटर, ये सिंगल फेज एसी सोर्स पर कार्य करने वाला होता है, जिसमें कहता है, थोड़ा सा चलिए एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ब्लू आइस नोट आइस कर दी हैं तेरी, ओके।
सो यह सिंगल फेज एसी सोर्स पर कार्य करने वाला डिवाइस है। इसमें यू आकृति वाला एक चुंबक होता है M1 होता है और जिसे प्रेशर कॉइल से उत्तेजित किया जाता है। आपको पता है प्रेशर कॉइल करंट कॉइल होती है। प्रेशर कॉइल एकदम महीन तार से बनी होती है अधिक लपेट लगाकर और इसे सोर्स के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इसीलिए इस विद्युत चुंबक को शंट मैग्नेट भी कहा जाता है। देखिए डायग्राम देख लेते हैं। देखिए डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को। ये आपकी एल्यूमिनियम डिस्क है। यहाँ आपने करंट कॉइल के लिए, यहाँ वोल्टेज कॉइल, प्रेशर या पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल कहते हैं इसे। और ऊपर कांटा यानी कि ये जो रीडिंग दिखा रही है आपको ये लगा रखा है। यहाँ पे इन्होंने लोड टर्मिनल है। चलिए काफ़ी कुछ इसमें अरेंजमेंट दे रखे हैं। दूसरा मैग्नेट होता है M2 जो ई आकृति का होता है जिसे करंट कॉइल से उत्तेजित किया जाता है। करंट कॉइल मोटे सुपर इनेमल तार की बनी होती है, इसलिए इस विद्युत चुंबक को सीरीज चुंबक भी कहते हैं। आपको पता है ये सारी बातें हैं। दोनों चुंबक के बीच एक एल्यूमिनियम की धातु की डिस्क रखी जाती है जो ज्वेल बेरिंग पर आलंबित स्पिंडल पर जुड़ी रहती है। डिस्क पर एक और सी आकृति का एक परमानेंट मैग्नेट लगाया जाता है जो ब्रेकिंग मैग्नेट की तरह, एक ड्राइविंग मैग्नेट की तरह काम करेगा और एक ब्रेकिंग मैग्नेट की तरह काम करेगा। बस ये सारी बातें हमें पता है। कोई काम की बात बताओ तो जाने। वर्किंग भूल जाओ, छोड़ देना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ छोड़ देना। इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, 1 किलोवाट आवर के लिए यंत्र की डिस्क द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या, यानी कि 1 किलोवाट नापने के लिए यंत्र के द्वारा पूरे किए गए चक्रों की संख्या यंत्र नियतांक कहलाती है। और यह नियतांक यंत्र के खोल पर अंकित रहता है। तो देखिए शक्ति द्वारा पूर्ण किए गए चक्कर अपॉन यंत्र नियतांक जो अंकित रहेगा उससे मैं 1 किलोवाट आवर निकालूंगा। ये यंत्र केवल सिंगल फेज एसी सर्किट की विद्युत शक्ति खपत मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। केवल सिंगल फेज इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और यंत्र के पावर फैक्टर के समंजन के लिए शंट मैग्नेट पर शेडिंग रिंग, यानी कि आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो शेडिंग रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पता नहीं इतना लगातार बोलते रहते हैं। आपने देखा होगा आधे घंटे 1 घंटे जितनी भी क्लास होती है कंटिन्यू बोलते रहते हैं तो थोड़ा गला जाम हो जाता है। सुबह भी 2 क्लास रहती है, लगभग 1.5 घंटे सुबह की क्लास रहती है, फिर आपकी रहती है, फिर कई वीडियोस बनाना पढ़ना काफ़ी काम रहते हैं। 3 फेज एनर्जी मीटर। 3 फेज एनर्जी मीटर कैसा होता है? तो जैसे सिंगल फेज एनर्जी मीटर था लगभग वैसा ही है। ये 3 फेज की बैलेंस लोड वाले एसी सर्किट में विद्युत शक्ति की खपत किलोवाट आवर में मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र में 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर को, माने कि 2 सिंगल फेज एनर्जी मीटर को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि इसमें 2 करंट कॉइल और 2 प्रेशर कॉइल प्रयोग की जाएगी, परंतु एल्यूमिनियम स्पिंडल, टूटा हुआ चुंबक तथा रिकॉर्डिंग प्रणाली सिंगल रखी जाती है। ये सारी चीज़ें सिंगल रखी जाएगी। देखिए ये क्या करा, इसने 2 सिंगल फेज मीटर्स को जोड़ के बना दिया, बस खत्म। वर्किंग, यंत्र की डिस्क घूर्णन गति दोनों करंट कॉइल में से प्रवाहित होने वाली लोड करंट पर निर्भर करती है और यंत्र की प्रेशर कॉइल फेज टू फेज कनेक्ट रहती है और इसे कॉमन भी रखा जाता है। अच्छा ए बी क्या है? ये था 3 फेज 3 वायर वाला, और अगर 3 फेज 4 वायर वाला लेंगे तो वो क्या है, यानी कि न्यूट्रल वायर। तो इस यंत्र में 3 स्वतंत्र सिंगल फेज एनर्जी मीटर, यानी कि 3 अलग अलग सिंगल फेज एनर्जी मीटर होते हैं और तीनों यंत्रों में अलग अलग करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल होती है, परंतु एल्यूमिनियम डिस्क, स्पिंडल तथा स्थायी चुंबक एक ही रहते हैं, यानी कि एक लंबी डिस्क होती है। और तीनों अलग अलग डिस्क तथा टूटे हुए चुंबक के लिए एक उभयनिष्ठ स्पिंडल भी प्रयोग किया जाता है। वर्किंग, ये तीनों डिस्कों में उत्पन्न हुआ टॉर्क स्पिंडल को घुमाता है। सारी बातें ठीक है, छोड़ो। ये देखो 3 तरह के आपने प्रयोग किए, 3 आपके सारी चीज़ें आपने 3 लगा दी, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका सिंगल फेज 3 फेज हो गया। अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के आधार पर एनर्जी मीटर 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग में आपको क्या, वो जो कांटा होता था ना ऐसे, कांटा क्या ऐसे रीडिंग होती थी। आपने गाड़ी का जो मीटर होता है पुरानी गाड़ियों का, है ना, वो देखा हुआ, नंबर बढ़ते 1 2 3 आगे नंबर बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से पुराने मीटर्स होते थे। ये देखिए ये रहे, जिस एनर्जी मीटर में ऊर्जा का पाठ्यांक एनालॉग रूप में दर्शाया जाता है उसे एनालॉग मीटर कहते हैं। इसमें एनर्जी मीटर में 5 छोटे छोटे मीटर होते हैं जो कि घूर्णन डिस्क के आंतरिक रूप से कनेक्ट रहते हैं और जिन्हें के गुणांक क्रमांक क्रमशः 1, 10, 100, 1000 व 10,000 किलो होते हैं। तो ये होता है आपका एनालॉग एनर्जी मीटर। फिर आते हैं डिजिटल एनर्जी मीटर। डिजिटल एनर्जी मीटर जो आजकल हमारे घरों के बाहर रहते हैं, इनमें जो डेटा होता है डिजिटली दिखाई देता है, एलसीडी पर बनी हुई स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है। इस प्रकार के एनर्जी मीटर में डेटा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, जो एनालॉग पाठ्यांक को डिजिटल पाठ्यांक में बदलकर उसे एलसीडी डिस्प्ले पर दर्शाता है। तो ये हो गया आपका डिजिटल एनर्जी मीटर। डिजिटल एनर्जी मीटर देखो, ये एक तरह का डिजिटल एनर्जी मीटर था पुराना वाला, आजकल तो एलसीडी पर दर्शाया जाता है आजकल। और ये देखो ये रहा एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, ये दिख रही है आपको, एल्यूमिनियम की चकती होती है। अब बात करते हैं एरर्स की। तो एनर्जी मीटर में कुछ कॉमन एरर है जो हो सकती हैं। सबसे पहले क्रिपिंग एरर, जब लोड उपस्थित ना हो और डिस्क रोटेट करने लगे, मानो लोड तो है नहीं तब भी डिस्क रोटेट कर रही है,
तो इस त्रुटि के कारण डिस्क में कुछ छिद्र, अब इससे मेरा बिजली का बिल आएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ डिस्क में कुछ छेद कर देता हूँ, जिससे कि जब लोड ना हो तो एक तरफ उसका वेट होगा, तो विदाउट वेट वो घूमती नहीं है, यानी कि वेट लगा दिया, भारी कर दिया एक तरफ से, तो वो घूमेगी नहीं। स्पीड एरर, तो डिस्क का निर्धारित गति की अपेक्षा कम गति अधिक गति पर घूमना ही ये त्रुटि कहलाती है। इस त्रुटि के निवारण के लिए डैम्पिंग मैग्नेट प्रयोग किए जाते हैं, डैम्पिंग मैग्नेट प्रयोग किए जाते हैं, जिसके लिए डिस्क की रोटेशन गति को समायोजित किया जाता है। फेज एरर, जब प्रेशर कॉइल में से फ्लो होने वाली विद्युत करंट वोल्टेज से ठीक 90 डिग्री लैगिंग ना हो, आपको बताया था 90 डिग्री लैगिंग होनी चाहिए, अगर ना हो तो फेज एंगल एरर होती है, ठीक है, फेज एंगल एरर होती है और इसे हमें ठीक कर देना चाहिए। अगला देखिए फ्रिक्शनल एरर, तो यंत्र की बेयरिंग जो जितने भी मैकेनिकल हिस्से हैं, अगर लुब्रिकेंट की कमी हो, इन सब की वजह से फ्रिक्शनल एरर आते हैं। टेम्परेचर एरर, मानो भाई लोड करंट का मान बढ़ गया, निर्धारित सीमा से ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यंत्र शोर उत्पन्न करने लगेगा, और यंत्र शोर उत्पन्न करेगा तो ये इस बात का संकेत है कि लोड घटाया जाना चाहिए, लोड की खपत को कम कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट जले ना। तो ये था आपका एनर्जी मीटर। तो आज हमने वोल्टेज से स्टार्ट किया, वोल्ट मीटर पढ़ा, फिर ओम मीटर पढ़ा, फिर हमने मल्टीमीटर पढ़ा, और फिर हमने वॉट मीटर पढ़ा, वॉट मीटर के बाद हमने एनर्जी मीटर पढ़ा। तो काफ़ी सारा आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके सामने फ्रिक्वेंसी मीटर है। फ्रिक्वेंसी मीटर कुछ 2 से 3 टाइप्स का है। फ्रिक्वेंसी मीटर पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर फैक्टर मीटर, ठीक है। पावर फैक्टर मीटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर मीटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर स्विच, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर मीटर, फिर टेको जनरेटर, टेकोमीटर कैसे होता है जो स्पीड मेजरमेंट करने के लिए, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट देखेंगे आगे, और कैलिब्रेशन वाला। तो लगभग हम लोग नेक्स्ट क्लास जब भी करेंगे उस क्लास में आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। सो आज की वीडियो गाइस आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आपकी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करते रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।